Welcome, my dear students. So today's I am going to discuss very important citizenship. नागरिकता की हम बात करने वाले हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है वहाँ से मैंने नोट्स पुटअप किए हैं. सो दिस इज़ द ऑथेंटिक, आपको मैं बता देती हूँ, फैक्ट लिए मैंने यहाँ पे. और यहाँ पे आपको इंडियन पॉलिटी में आपको पढ़ा, और दिस इज़ द लेक्चर नंबर 9. ऑलरेडी मैंने 8 वीडियो लेक्चर है वो प्रोवाइड करवा दिया है. 1 बाय 1 मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ. सो दिस इज़ द लेक्चर नंबर 9, यानी कि क्लास नंबर 9 है. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप 1 से देखते हुए आए, ताकि आप सिटीजन का मीनिंग क्या है. अ पर्सन हु इज़ द इंजॉयफुल मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी विच ही लिव्स, जहाँ वह रहता है, वह व्यक्ति जहाँ पे वह समुदाय की पूर्ण सदस्यता से का आनंद उठाता है, यानी कि जिसमें वह रहता है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई दूसरी अदर कंट्री से कोई यहाँ पे कोई आ गया है पर्सन, ठीक है, और वो व्यक्ति छुप छुपा के यहाँ पे रह रहा है, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है. वो सिटीजनशिप के अंदर नहीं आएगा, या वो सिटीजन नहीं माना जाएगा. जो इंडिया के अंदर रह रहा है, जिसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रूफ है, वही पे ये वही क्या है, सिटीजन कहलाएगा. इंडिया इज़ अ सिंगल सिटीजन, नो स्टेट सिटीजन, कि इंडिया के अंदर ओनली ऑन सिंगल सिटीजनशिप है. अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, जब से ये टेरिटरी बना है तब से यहाँ पे सिंगल सिटीजन हो गया है. लेकिन जब स्टेट था तो इसमें ड्यूअल सिटीजनशिप था, यानी कि आपको इंडिया का भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता था, इंडिया के भी डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते थे, प्लस यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के भी बनाने पड़ते थे. एक व्यक्ति को सिटीजनशिप के लिए क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए, उसके पास में राइट क्या क्या होना चाहिए. तो राइट टू वोट, यानी कि उसको वोट देने का अधिकार है. यस, आप लोग सभी वोट देते हो, ठीक है. सिविल राइट है, लाइक सो फ्रीडम स्पीच है, या फिर बिलीफ है, किसी पे फेथ बिलीव करना, ठीक है ना. स्पीच यानी कि बोलना फ्रीडमली, ठीक है. तो ये सब क्या है, सिविल राइट्स के अंदर आते हैं. वोट देने का अधिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया. सोशल इकोनॉमिक राइट्स होते हैं उसके पास में, जैसे एजुकेशन का राइट होता है, कहीं पे बिजनेस करने का राइट होता है, ठीक है. नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ 2 टाइप ऑफ पीपल. अब देखो यहाँ पे 2 टाइप्स के पीपल रहते हैं. एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उनमें ये बता रखा है. फर्स्ट है सिटीजन्स. सिटीजन्स का मतलब मैंने जस्ट अभी आपको बताया. अब बात करते हैं हम एलियंस का. एलियंस कौन होते हैं, यानी कि विदेशी. सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड ऑन फुल एलिगेंस दे इंजॉय सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी कि नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी पूर्ण निष्ठा होती है. इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं. अब यहाँ पे बात करते हैं एलियंस कौन है. एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट आर हैंस डू नॉट एंजॉय ऑल सिविल्स एंड पॉलिटिकल राइट्स. विदेशी किसी भी अन्य देश राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं. इट मीन्स दैट कि यहाँ पे कोई जो भी विदेशी व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ पे ना तो उनको सिटीजन्स सिविल के कोई राइट्स मिलते हैं, ना ही उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज दीज आर 2 कैटेगरीज ऑफ एलियंस, यानी कि यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस, यानी कि विदेशी मित्र और एक होता है विदेशी शत्रु. फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं फ्रेंडली एलियंस. विदेशी मित्र आर दोज हु हैव पॉजिटिव रिलेशंस, यानी कि जिनके भारत के साथ में सकारात्मक संबंध है, उनको हम फ्रेंडली एलियंस कहते हैं. फ्रेंडली एलियंस, ठीक है. और जिनके पास में हमारे जो विदेशी शत्रु होते हैं, जैसे कि मान लो दोज विच हु इज़ इंडिया इज़ एट वॉर, मतलब जिनके साथ में भारत का युद्ध चल रहा हो, उसको एनिमीज एलियन कहते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉलोइंग राइट्स एंड प्रिविलेज ऑफ इंडियंस टू द इंडियन सिटीजन. भारतीय नागरिकों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं. नॉट ए फॉरेनर्स, यानी कि फॉरेनर्स को ये जो राइट्स हैं वो अधिकार प्राप्त नहीं होते. अब कौन कौन से अधिकार हैं, उन अधिकारों की बात कर लेते हैं. राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस एंड ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन्स, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि आर्टिकल 50 में कहा गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है इनको, यानी कि आप इनके आप बेस पे किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते हो. ये किस में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 15 में कहा गया है. राइट टू इक्वलिटी इन मैटर ऑफ द पब्लिसिस एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16. इट मीन्स दैट लोक नियोजन के
विषय में क्षमता का अधिकार आर्टिकल 16 में बोला गया है। फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, फ्रीडम ऑफ द असेंबली, एसोसिएशंस, मूवमेंट्स एंड रेजिडेंस एंड द ऑक्यूपेशंस, यानी कि आर्टिकल नंबर 19 में कहा गया है वाक स्वतंत्रता, यानी कि बोलने का जो है स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सम्मेलन, संघ संचरण, निवास, व्यवसाय संरचना, इसमें किसमें शामिल है? अनुच्छेद नंबर 19 में। राइट सिटीजनशिप एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दिस इज़ द 1955, ये एक्ट कौन सा लागू होता है? 1955 का। द सिटीजन एक्ट 1955 प्रोवाइड्स फॉर द एक्विजिशंस एंड टर्मिनेशंस ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस एक्ट हैज़ बीन द अमेंडेड 8 टाइम्स, यानी कि ये 8 बार अमेंडमेंट हो चुका है। सो फॉर दीज फॉलोअर्स एज ए फॉलोअर्स, यानी कि जो नीचे दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं हम। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद में या अर्जन या समाप्ति के बारे में बात करता है, उपलब्ध कराता है। इस अधिनियम को अब तक 8 बार संशोधित किया जा चुका है और इस संशोधन इस प्रकार से हैं। देखो, पहला संशोधन कब हुआ था? सिटीजनशिप पहले जो हुआ था अमेंडमेंट वो 1957 में हुआ था। फिर यहाँ पे रिपील कर दिया गया था और अमेंडमेंट 1960 के थ्रू। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप एक्ट फिर से अमेंडमेंट किया गया है 1985 में, फिर से अमेंडमेंट किया गया है 1986 में, नेक्स्ट अमेंडमेंट 1992 में, फिर नेक्स्ट 2003 में, फिर यहाँ पे 2005 में और 2015 में। ये जो बुक है उसका ऑथेंटिक डेटा है। अब बात कर लेते हैं हम एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। देखो, इसी एक्ट के तहत एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की बात करते हैं। बाय बर्थ, फर्स्ट कंडीशन आती है इसमें, बाय बर्थ। अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया ऑन द आफ्टर जनवरी 26, 1950 but before the July 1st, 1957 India irrespective of the nationality of his parents, यानी कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में, परंतु 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता जन्म के राष्ट्रीयता का बावजूद भारत में नागरिक होना, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जब जो व्यक्ति का जन्म है वो 1 जुलाई 1950 से पूर्व हुआ हो और 26 जनवरी 19 के पश्चात के बाद में हुआ हो, तो वह व्यक्ति ही यहाँ पे क्या हो गए जिनके माता पिता यहाँ पे रहे हो। पहले की कंडीशन में क्या था? सिर्फ एक, बट अब क्या कंडीशन जो हो गई है वो हो गई दोनों, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, चिल्ड्रंस ऑफ एनिमी कंट्रीज डू नॉट हैव ए राइट ऑफ द एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि शत्रु देश के बच्चों को यहाँ पे भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल ही मनाही कर दी गई है। आप इम्पोर्टेंट नोट देख सकते हो, मैंने नोट लगा के लिखा है ताकि अलग से आपको दिख जाए। अब बात करते हैं बाय डिसेंट, यानी कि वंश के आधार पर कैसे यहाँ पे नागरिकता मिल सकती है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया, अगर किसी बच्चे का जन्म आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है और after January 26, 1950 but before this December 1992 can become a citizen of India, descent of the has domicile of India at a time of his birth, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व हुआ हो और भारत में हुआ हो, तो वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय पिता उसके भारत में नागरिक हो, तो ये कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट नोट आप ध्यान रखना, यहाँ पर ए पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि वही बात बोली गई है कि 10 दिसंबर के बाद में कोई जन्मा हो और वह है इंडिया का सिटीजन, यानी कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को सिटीजन तब माना जाएगा एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, यानी कि उसके टाइम, यानी कि बर्थ के जन्म के समय उसके जो पेरेंट्स है सिटीजन ऑफ इंडिया में होने चाहिए। यानी कि यदि 10 दिसंबर 1992 को उसके बाद में यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ हो तब वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय इसके माता पिता में से कोई एक इंडिया के अंदर हो। तो ये वाली कंडीशन तो हमने पहले भी देखी थी, लेकिन अब यहाँ पे और भी इसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। अ पर्सन बोर्न आउटसाइड ऑफ इंडिया December 3, 2004 cannot be the citizen India by the descent if his birth has not been
रजिस्टर्ड एट इंडियन कंस्टिट्यूट विद इन 1 ईयर, यानी कि 3 दिसंबर 2004 के बाद में भारत से बाहर जन्मा कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारत का कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो। देखो, पहले वाली कंडीशन में हमने क्या देखा था कि जन्म के समय उसके माता या पिता में से एक हो। फिर दूसरे वाले संशोधन में क्या देखा कि जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों ही भारत के होने चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि उसका जब तक यहाँ पे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा तब तक उसके इंडिया के अंदर जो कंसुलेट है उसके अंदर पंजीकरण ना करा दिया गया हो। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण द्वारा। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी not being illegal migrant as a citizen of India he has belongs to any of the following category, यानी कि केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो को भारत सरकार की रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि उसको निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से भी संबंध हो। सो फर्स्ट कंडीशन इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ रेजिडेंट in India for the 7 years immediately preceding the date of application for the citizenship, यानी कि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्षों के लिए भारत में रह चुका हो, सिर्फ वही व्यक्ति यहाँ पे पंजीकृत करा सकता है। नेक्स्ट जो सेकंड कंडीशन बोला है इसमें, अ पर्सन इंडिया ओरिजिन हु इज रेजिडिंग एल्सवेयर आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया और द एनी अदर कंट्रीज, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर किसी अन्य देश का अन्यत्र जगह पे रहा हो। तो ये क्या है, 2 कंडीशंस है जिसके बेस पे आपको बाय रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंडिया के अंदर जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। नेक्स्ट हम पार्ट देखने वाले हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट्स वांट हैंड रिटन नोट्स सो यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेज ओनली ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि एक प्राकृतिक रूप से कैसे इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन एन एप्लीकेशंस ग्रांट ए सर्टिफिकेट ऑफ ए सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन टू एनी पर्सन नॉट बिलोंग्स इन लीगल माइग्रेंट इफ द पर्सन फुलफिल ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी न हो प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह ये निम्नलिखित योग्यता रखता हूँ। देखो, यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का मतलब ये है कि आपको एक नागरिकता यहाँ पे प्रदान की जाएगी, लेकिन आप इनलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे देश से आप इनलीगली इंडिया के अंदर नहीं आना चाहिए, तब आपको यहाँ पर अपनी जो इंडिया के हैं वो नागरिकता मिल जाएगी। दैट ही इज़ ए सिटीजन एनी अदर कंट्री विल रिनाउंस द सिटीजन एनी अदर कंट्री सिटीजनशिप ऑफ दैट कंट्री ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफ हिज एप्लीकेशंस फॉर द इंडियन सिटीजनशिप। वह किसी अन्य देश का नागरिक हो तो वह भारतीय नागरिक के लिए आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता त्याग देगा। सपोज दैट कि कोई व्यक्ति है वो अमेरिका, कनाडा इस कंट्री से आया है, ठीक है, तो वहाँ से आया है इंडिया के अंदर। अब आप इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हो, उससे पहले आपको अमेरिका की सिटीजनशिप त्यागनी होगी। सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। हिज करेक्टर शुड बी गुड होना चाहिए। करेक्टर क्या है? गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। दैट ही इज़ वेल versed in the language specified in the 8th schedule of the constitution। वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। किसी न किसी आपको एक लैंग्वेज आना जरूरी है, क्योंकि अनुसूची 8वीं में अनुसूचित लिखी हुई है। नेक्स्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। व्हेन ए फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ द इंडिया डिक्लेयर द persons belonging to that territory to be citizen of India। किसी भी विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनने
पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को नागरिक घोषित कर सकती है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं द टर्मिनेशंस ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 द स्टेट्स 3 रीजन्स फॉर लॉसिंग सिटीजनशिप अक्वायर्ड बाय द वर्च्यू ऑफ द एक्ट ऑफ द सिटीजनशिप अरेंजमेंट, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत नागरिकता खोने के 3 कारण बताए हैं, या 3 मेन रीजन्स है। वॉलेंट्री रिन्यूएशंस, बाय टर्मिनेशंस, बाय डेप्रिवेशंस। 3 रीजन्स की वजह से आपको भारत की नागरिकता आपकी हट जाती है या फिर खो जाती है। फर्स्ट इज़ वॉलेंट्री रिनाउंसिएशंस, यानी कि स्वैच्छिक त्याग के अंदर बताया गया है इट्स द एक्ट ऑफ गिविंग अप सिटीजन ऑफ वन कंट्री बाय चॉइस इन इंडिया ए फुल एज सिटीजन कैन वॉलेंट्री। इट मीन्स स्वैच्छिक त्याग एक देश के नागरिक को स्वेच्छा से त्यागने का कार्य है, जिसमें भारत का एक पूर्ण वयस्क नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता त्याग सकता है। नेक्स्ट इज What happened to the minor child after a parents renounce their citizenship, यानी कि माता पिता द्वारा अपनी नागरिकता को त्यागने के बाद में नाबालिग बच्चे का क्या होगा। माइनर चाइल्ड लॉस देयर इंडियन सिटीजनशिप, यानी कि जो नाबालिग बच्चा है अपनी नागरिकता खो देगा, बट उसको वन कंडीशन पे यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, जब वो 18 साल का होने के बाद में एक वर्ष के भीतर ही भारतीय नागरिकता को पुनः प्राप्त कर सकता है, यानी कि रिज्यूम देयर इंडियन सिटीजन विद इन 1 ईयर टर्निंग 18 ईयर। ओके, सेकेंड यहाँ पे है बोला है बाय टर्मिनेशंस, बर्खास्त कर देना किसी को। इफ़ एन इंडियन सिटीजन वॉलेंट्री acquires सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड, यानी कि यदि कोई व्यक्ति है जो नागरिकता स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक से बर्खास्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज बाय डेप्रिवेशन, इफ़ द सिटीजनशिप हैज़ बीन द अक्वायर फ्रॉडेंटली, यानी कि यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो तो यहाँ पे डेप्रिवेशन लगा के उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। इफ़ द सिटीजनशिप हैज़ शॉन डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तब भी इस कंडीशन में उसको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। थर्ड कंडीशन इज़ इफ़ द सिटीजन हैज़ एस्टैब्लिश्ड इनलीगल associations with the enemy during the wars, has given any anti-national formations to him, यदि नागरिक के युद्ध के दौरान में शत्रु के साथ में गैर कानूनी रूप से संबंधित स्थापित किया हो या फिर उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो तब भी उसको क्या करेंगे, नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। सिटीजन हैज़ बी इम्प्रीनियस्ड or 2 years of any country during the 5 years from this date of the registration of the naturalizations, यदि पंजीकृत और प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान में नागरिकों को किसी देश में 2 वर्ष में कैद हुई हो, डेप्रिवेशन मिल जाएगा या फिर आपको वंचित किया जाएगा। द सिटीजनशिप हैज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंस आउटसाइड इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, आप 7 सालों से किसी दूसरे देश में रह रहे हो, 7 ईयर्स हो गए हैं तो भी आपको यहाँ पे आपको डेप्रिवेशन मिल जाएगा या फिर आपको जो भी है आपको सिटीजनशिप आपकी हटा दी जाएगी। इन कंडीशंस को ध्यान में रखिए और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं यूपीएससी एग्जाम में। ये आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि, और अगर आपको नोट्स लेना चाहते हो, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ जैसे कि आपको वीडियो में शो हो रहे हैं। तो इफ़ यू वांट सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यूपीएससी एस्पिरेंट को, ताकि वो अपनी जो भी स्टडीज़ को है वो इम्प्रूव कर सके और जो भी उसके फैक्ट्स हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं बुक से, वो यहाँ से पढ़ के अपनी स्टडीज़ को और भी अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।